और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं हम वो देख लेते हैं। चलिए साहब, हमें दे रखे हैं साहब, एक काम करते हैं, दो स्फेरिकल शेल, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल आपको दे रखे हैं। एक स्फेरिकल शेल ऐसा है बच्चों जिसका मास है m1 और इसकी रेडियस है बच्चों कैपिटल R1, और दूसरा एक और आपके पास में स्फेरिकल शेल है जिसका मास है m2, जिसका मास है m2 बच्चों, और उसकी जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल R2 है। आपको दो स्फेरिकल शेल दे रखे हैं, एक का मास m1 है, रेडियस R1 है, दूसरे का मास m2 है, रेडियस R2 है। और हमें क्या करना है बच्चों, हमें 5 पोजीशंस पर, हमें कौन कौन सी 5 पोजीशंस पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। कैसे करेंगे ये देखिए साहब, कौन कौन सी 5 पोजीशन पर, पहले वो तो मैं आपको बता दूं बच्चों। पहली पोजीशन है जब स्मॉल r की वैल्यू r1 से कम है। दूसरी वैल्यू जब स्मॉल r की वैल्यू r1 के बराबर है, सॉरी ये लीजिए। तीसरी वैल्यू जो है बच्चों जब स्मॉल r की वैल्यू जो है वो r1 से ज़्यादा है, R1 से ज़्यादा है और कैपिटल R2 से कम है। और चौथी बात, स्मॉल r की वैल्यू R2 के बराबर है। और पांचवी बात बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू R2 से ज़्यादा है। इन पांचों पोजीशंस पर आपको क्या बताना बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन मेरे ख्याल समझ में आ चुका होगा। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, मासेस m1 m2 है, रेडाई उनकी r1 r2 है। इन पांचों पोजीशंस पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, स्मॉल r बच्चों, बट ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है। तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करिए। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, यदि मैं स्मॉल r की वैल्यू r1 से कम लेता हूं, स्मॉल r की वैल्यू अगर मैं r1 से कम लेता हूं तो क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू अगर मैंने r1 से कम ली मतलब यहां पर कहीं रहूंगा भाई, R1 से भी कम मतलब पहले वाले भी शेल के अंदर हूं मैं। अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू R1 से भी कम लेता हूं मतलब ये देखिए, ये पहला स्फेरिकल शेल और ये दूसरा स्फेरिकल शेल, और यहां पर बच्चों ये रहा स्मॉल r, ये रहा। अब मैं अगर पहले वाले के भी इनसाइड हो, ऐसे ही कुछ होगा ना, R1 से भी कम मतलब यहाँ पर कहीं होगा। अब यहाँ कहीं होगा बच्चों तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भाई, पहले वाले के कारण भी यहाँ पर कितनी, 0, और दूसरे वाले के कारण भी 0। हम जानते हैं भैया कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है। इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण कितनी होगी, 0, और इसके कारण भी 0 होगी, दोनों के कारण 0। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, किसी भी स्फेरिकल शेल के इनसाइड, किसी भी स्फेरिकल शेल के इनसाइड बच्चों पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है। आपने स्फेरिकल शेल का फार्मूला लिखा है, आपने देखा बच्चों कि सरफेस पर पोटेंशियल वही होता है जो इनसाइड होता है, या इनसाइड किसी भी पॉइंट पर निकालिए हमेशा वही आएगा जो सरफेस पर है। तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पहले वाले स्फेयर के कारण इतना और दूसरे वाले के कारण इतना। ये लीजिए, पहले वाले के कारण कितना बच्चों, पहले वाले के कारण इतना होगा और दूसरे वाले के कारण इतना होगा। होप पिक्चर क्लियर हुई होगी आपको। भाई हमने क्या करा यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये करा कि हम अगर इसके इनसाइड किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, भाई स्मॉल r की वैल्यू अगर R1 से भी कम है मतलब आप पहले वाले स्फेयर के भी इनसाइड हैं, पहले वाले स्फेयर के भी इनसाइड हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पहले वाले के कारण भी 0 और दूसरे वाले के कारण भी 0। और रही बात पोटेंशियल की, तो पहले वाले के कारण पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा क्योंकि आप उसके इनसाइड हो, और दूसरे वाले के कारण कितना होगा, इतना, क्योंकि आप उसके भी इनसाइड हो। भाई स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। ये हो गया साहब। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया पहला केस। अब दूसरा केस यदि हम लेते हैं बच्चों, ये तो पहले केस के बारे में बात हो गई। दूसरे केस के लिए चलिए मैं काम करता हूँ, इसे रब किए देता हूँ। हम यहाँ पर अगर दूसरे वाले केस में देखें बच्चों तो क्या होगा, दूसरा वाला केस बोलता है भैया स्मॉल r की वैल्यू R1 के बराबर। अब अगर स्मॉल r की वैल्यू R1 के बराबर है मतलब क्या होगा, जरा गौर कीजिए आप। ये लीजिए साहब, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू R1 के बराबर है मतलब सिंपल सी बात है कि आप पहले वाले स्फेरिकल शेल की सरफेस पर हो। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब अगर मान लीजिए आप स्मॉल r की वैल्यू R1 के बराबर ले रहे हैं, अगर आप स्मॉल r की वैल्यू R1 के बराबर ले रहे हैं मतलब आप पहले वाले की सरफेस पर बैठे हुए हैं, और पहले वाले की सरफेस पर बैठे हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी भाई, पहले वाले के कारण आएगी कितनी, Gm/R1²। भाई आपको पता है ना कि किसी भी स्फेयर की सरफेस पर, किसी भी स्फेयर की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R², यही होती है।
तो इसकी सरफेस पर अगर निकालें तो इसकी सरफेस पर क्या होगी बच्चों, gm1/r1²। और दूसरे वाले के कारण भाई इस पॉइंट पर दूसरे वाले के कारण निकालें तो वो कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। देखिए अब की बार स्मॉल आर की वैल्यू r1 के बराबर है, मतलब आप जो इस बार बात कर रहे हैं बच्चों वो पहले वाले स्फेरिकल शेल की सरफेस के लिए ही बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। अब फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पर अगर आप रहेंगे तो gm/r1² रहेगा, सरफेस पर कैपिटल gm/r² था। और ये जो पॉइंट है बच्चों, इट इज इनसाइड द सेकंड स्फेरिकल शेल, वो दूसरे वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड है। और जब वो दूसरे वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड होगा बच्चों तो वो 0 होगा। तो पहले वाले के कारण इतना और दूसरे वाले के कारण इतना। भाई इस जगह पर तो क्या था, अब दोनों के ही इनसाइड थे, तो पहले के कारण भी 0 और दूसरे वाले के भी 0। अब अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं बच्चों, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अगर पहले वाले के कारण देखें तो पहले वाले की सरफेस पर हैं आप, पहले वाले की सरफेस पर हैं आप, तो पहले वाले की सरफेस पर है बच्चों तो कितना होगा, -gm/r। भाई किसी भी स्फीयर के शेल पर सरफेस पर कितना होता है, -G∠M/R। तो पहले वाले की सरफेस पर हैं आप, चूंकि पहले वाले की सरफेस पर हैं इसलिए ऐसा, और दूसरे वाले के आप इनसाइड हैं, दूसरे वाले के इनसाइड हैं -gm/r। ये लीजिए भाई पहले वाले की सरफेस पर है इसलिए इतना, और दूसरे वाले के चूंकि इनसाइड है इसलिए इतना। तो ये आपके पास में बच्चों पोटेंशियल आ गया। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मैं ये जो आपको प्रॉब्लम दी बच्चों, मैंने ये एक ऐसी प्रॉब्लम दी है जिससे अभी तक आपने जो पिछले केसेस पढ़े वो सारे केसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाएंगे। भाई हमने यहाँ पर जब लिया स्मॉल आर की वैल्यू r1 से भी कम, मतलब दोनों स्फीयर के इनसाइड हो। अब जब दोनों ही स्फेरिकल शेल के इनसाइड हो भैया, तो पहले के कारण भी 0, दूसरे वाले के कारण भी 0। और रही बात पोटेंशियल की, तो आप अंदर किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालते हैं स्फेरिकल शेल के बच्चों, तो पोटेंशियल वही आता है जो भैया सरफेस पर आता है, और सरफेस पर जो आता है वो gm/R आता है। तो पहले वाले के कारण इतना, दूसरे वाले के कारण इतना, मतलब कुल मिलाकर आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ई की वैल्यू ये, और सॉरी ये तो हमारे पास में आ गया। अब दूसरे केस में क्या है, अब स्मॉल आर की वैल्यू r1 के बराबर है, मतलब आप पहले वाले स्फेरिकल शेल की सरफेस पर हो। अब जब आप उसके सरफेस पर रहोगे बच्चों तो कितना आएगा, पहले वाले के कारण तो इतना आ जाएगा, लेकिन दूसरे वाला चूंकि ये पॉइंट दूसरे वाले के इनसाइड है इसलिए इतना। और रही बात बच्चों पोटेंशियल की, तो चूंकि आप पहले वाले की सरफेस पर हो तो इतना, और दूसरे वाले के इनसाइड हो इसलिए इतना। इस तरह से हो गया। अभी तीसरा केस लेते हैं बच्चों। जब जैसे जैसे केसेस लेते जाएंगे पूरी पिक्चर आपको क्लियर होती जाएगी बच्चों। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस जो आपको लेना है वो ऐसा है बच्चों जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू r1 से ज़्यादा और r2 से कम है। तीसरे वाले केस में बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल R1 से ज़्यादा है और कैपिटल R2 से बच्चों कम है। अब इस आधार पर अगर देखा जाए बच्चों, इस आधार पर यदि देखा जाए तो कैसा बनेगा वो पॉइंट, ये लीजिए पहला वाला स्फेरिकल शेल और ये दूसरा वाला स्फेरिकल शेल, और यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आ गए बच्चों। ये लीजिए आपने ये पॉइंट लिया, यहाँ पर आएगा भाई इस पॉइंट, आप देख लीजिए स्मॉल आर की वैल्यू जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, तो स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर जो है वो R1 से ज़्यादा है और R2 से कम है। भाई इस बार जो पॉइंट आ रहा है वो दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में आ रहा है। ये जो पॉइंट आ रहा है बच्चों वो दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में आ रहा है, क्योंकि उसके R1 से ज़्यादा वैल्यू लेकिन R2 से कम है, इसलिए ऐसा होगा। तो अब अगर फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करूं बच्चों, तो फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करूं तो ये जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट बच्चों पहले वाले स्फेरिकल शेल के तो आउटसाइड है। दिस पॉइंट इज आउटसाइड फर्स्ट स्फेरिकल शेल, पहले स्फेरिकल शेल के ये आउटसाइड है, तो पहले वाले स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, इसलिए कितना होगा, इसलिए होगा बच्चों कितना, gm1/r²। पहले वाले स्फेरिकल शेल के आउटसाइड हैं इसलिए इतना, और दूसरे वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड हैं इसलिए इतना। पिक्चर क्लियर हुई होगी। ये जो पॉइंट आपको जो नजर आ रहा है बच्चों, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फेरिकल शेल, और किसी भी स्फेरिकल शेल के आउटसाइड कितना होता है, G∠M/r², और दूसरे वाले के इनसाइड हैं इसलिए इतना। और रही बात बच्चों पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में हम बात करें तो पहले वाले स्फेरिकल शेल के चूंकि आउटसाइड हैं, और किसी भी स्फेरिकल शेल के आउटसाइड कितना होता है बच्चों, -G∠M/r स्मॉल आर, और दूसरे वाले के आप इनसाइड हैं बच्चों, चूंकि दूसरे वाले के इनसाइड हैं इसलिए कितना होगा, उसके इनसाइड होगा कितना, -gm2/r2।
ये लीजिए हमारे पास में ये रहा साहब। भाई हमने क्या करा, हमने यहाँ पर पहले वाले स्फीयर हमने ये पॉइंट लिया। भाई स्मॉल आर की वैल्यू r1 से ज्यादा और r2 से कम, मतलब यहाँ जो पॉइंट आ रहा है बच्चों वो दोनों मासेस के बीच में आ रहा है, दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो फील्ड आएगी बच्चों वो ये वाला स्फीयर तो पैदा करेगा, लेकिन ये वाला स्फीयर यहाँ पे कितनी पैदा करेगा बच्चों, 0 करेगा। गॉस लॉ यही तो कहता है कि इनसाइड मास के कारण आती है लेकिन आउटसाइड मास के कारण नहीं आती। तो इस पॉइंट पर बच्चों इसके कारण अगर मैं निकालता हूं तो वो ये आएगी, और इसके कारण निकालता हूं तो ये आएगी, क्योंकि ये पॉइंट पहले वाले के आउटसाइड था तो आउटसाइड था तो इसलिए ये आ गई, और दूसरे वाले के इनसाइड था इसलिए ये आ गई। और रही बात पोटेंशियल की, तो ये पॉइंट जो है बच्चों चूंकि पहले वाले के आउटसाइड इसलिए स्मॉल आर वाला फार्मूला, और दूसरे के इनसाइड इसलिए कैपिटल आर वाला फार्मूला। तो ये आपके पास आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये 3 केसेस आपके पास में बनकर आ गए। अब चौथा केस में चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ। चौथा केस में यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, जब स्मॉल आर की वैल्यू r2 के बराबर है। जब स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों r2 के बराबर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर r2 के बराबर है तो क्या होगा, ये पहला वाला स्फेरिकल शेल और ये दूसरा वाला स्फेरिकल शेल, ऐसा है। अभी स्मॉल आर की वैल्यू r2 के बराबर, मतलब आप कहीं यहाँ पर है, यू आर एट द सरफेस ऑफ सेकेंड स्फेयर, आप दूसरे वाले स्फेयर की सरफेस पर हैं। आप दूसरे वाले स्फेयर की सरफेस पर है, ये लीजिए साहब। तो अब दूसरे वाले स्फेयर की सरफेस पर है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो आएगी बच्चों, वो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू यहाँ पर आएगी कितनी, पहले वाले के चूंकि आप आउटसाइड हैं इसलिए जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। भाई ये जो पॉइंट आप ले रहे हैं, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फेयर। ये पॉइंट पहले वाले स्फेयर के आउटसाइड है। ये पॉइंट जो है बच्चों पहले वाले स्फेयर के आउटसाइड है, इसलिए ये रहेगा। लेकिन चूंकि वो दूसरे वाले की सरफेस पर है बच्चों, इसलिए GM अपॉन आर स्क्वायर। भाई आपको पता है सरफेस पर तो फील्ड पैदा होगी। अभी तक क्या थे, अभी तक जो तुमने 3 पॉइंट्स पहले लिए, जो तुमने एक पॉइंट ये लिया या एक पॉइंट ये लिया या एक पॉइंट ये लिया, अभी तक ये तीनों पॉइंट ऐसे थे जो आउटर वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड थे। आपने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट ऐसे थे जो बच्चों आउटर वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड थे, इसलिए उनके कारण जो आ रही थी वो 0 आ रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब ये जो पॉइंट है बच्चों वो सेकंड वाले की सरफेस पर ही है, वो सेकंड वाले की सरफेस पर ही, इसलिए इसमें पोटेंशियल फील्ड आ गई बच्चों। और रही बात पहले वाले के कारण, तो पहले वाले के चूंकि आउटसाइड है, अभी चूंकि पहले वाले के आउटसाइड है बच्चों, इसलिए कितना, चूंकि पहले वाले के आउटसाइड है इसलिए GM बाय आर स्क्वायर, ये रहा। पहले वाले के चूंकि आप आउटसाइड हैं इसलिए इतना, और दूसरे वाले के सरफेस पर हैं इसलिए इतना। और बाई चांस यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू R2 है बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू R2, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू आप R2 पुट कर दें। ये लीजिए स्मॉल आर की वैल्यू आप R2 पुट कर देंगे, तो ये आपने ये लगा दिया साहब। और फिर आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। बाई चांस दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो आप एलसीएम लेने के बाद में आप इसको लिख सकते हैं कि G/R2 स्क्वायर, और इनटू में क्या बच्चों M1 प्लस M2। मैंने क्या करा, मैं एक बार फिर आपको इत्मीनान से समझा देता हूँ। देखिए हमने ये पॉइंट लिया, अब ये जो पॉइंट आपको जो नजर आ रहा है बच्चों वो दूसरे वाले की सरफेस पर है, बाहर वाले की सरफेस पर है, और वो पहले वाले के बाहर है। दिस पॉइंट इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर। ये पॉइंट जो है बच्चों वो फर्स्ट स्फीयर के आउटसाइड है। ये पॉइंट फर्स्ट स्फीयर के आउटसाइड है, और अगर वो फर्स्ट स्फीयर के आउटसाइड है तो फील्ड जो आएगी बच्चों वो पहले के कारण इतनी आएगी। भाई किसी भी स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड होती है बच्चों GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और ये जो पॉइंट है बच्चों वो दूसरे वाले की सरफेस पर है इसलिए कुछ इतना होगा। भाई दिस पॉइंट इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर इसलिए इतना, और ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर इसलिए इतना, दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा। और रही बात बच्चों पोटेंशियल, ये तो अभी अच्छा सॉरी, अभी स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों R2 के बराबर थी, तो वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये रख दिया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, एलसीएम लिया, ये काम हो गया। अब बारी आती है बच्चों पोटेंशियल की। तो इस सेकंड केस में पोटेंशियल क्या होगा, अब फिर वही बात आ रही है बच्चों, जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, आप जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो बच्चों वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट पहले वाले स्फेरिकल शेल के आउटसाइड है। वो पॉइंट पहले वाले स्फेरिकल शेल के आउटसाइड है। This point is outside the first spherical shell and this point is on the sphere surface of the second shell. पहले वाले के कारण भैया वो पहले वाले के कारण वो बाहर है, पहले वाले के कारण वो बाहर है और दूसरे वाले की सरफेस पर है।
this point is outside the first spherical shell and is on the surface of the second sphere। तो बच्चों सॉरी मैंने स्क्वायर कर दिया, वो थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। जिस पॉइंट पर बच्चों फील्ड निकालनी थी, पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट क्या है, पहले वाले के आउटसाइड है। अब पहले वाले के आउटसाइड इसलिए स्मॉल आर, और दूसरे वाले की सरफेस पर इसलिए कैपिटल आर, ये लीजिए। और बाई चांस स्मॉल आर की वैल्यू R2 के बराबर है बच्चों, तो आप वो स्मॉल आर की जगह R2 रख दीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, आपके पास में डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा बच्चों कुछ इतना, ये दीजिए साहब। तो ये बड़ी सरलता पूर्वक हमारा काम हो रहा है। देखिए मैं फिर वही घिसी पिटी सी बात करता हूँ, स्मॉल आर की जगह बच्चों आप R2 पुट करेंगे, स्मॉल आर की जगह आपने R2 पुट कर दिया, तो ये आपके पास में पोटेंशियल आ जाएगा। प्रोसेस कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बोला, मैंने बच्चों ये प्रॉब्लम जो मैंने कंपाइल करके आपको दी है, ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों जिससे आपके सारे फार्मूले एक बार रिकॉल हो जाएंगे और सारे फंडे आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो पॉइंट है, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है, ये पॉइंट अगर देखूं तो ये पॉइंट चूंकि पहले वाले के आउटसाइड था इसलिए स्मॉल आर, और दूसरे वाले की सरफेस पर था इसलिए कैपिटल R2। इस तरह से काम हो जाएगा बच्चों। और पांचवा केस मुझे देखना है बच्चों, ये कौन सा केस था, ये फोर्थ केस था, और पांचवा केस जो हमारे सामने है बच्चों वो कौन सा है, पांचवा केस ऐसा है जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू R2 से ज्यादा है। स्मॉल आर की वैल्यू R2 से ज्यादा है, मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो ये रहा पहला वाला स्फेरिकल शेल, ये रहा दूसरा वाला स्फेरिकल शेल, और ये मैं इसके आउटसाइड हूं, आई एम आउटसाइड दैट। अब जब मैं उसके आउटसाइड हूं बच्चों, तो स्मॉल आर की वैल्यू R2 से ज्यादा होगी, और जब स्मॉल आर की वैल्यू R2 से ज्यादा होगी बच्चों, तो आप पहले वाले के भी बाहर हो और दूसरे वाले के भी बाहर हो, योर आउटसाइड बोथ द स्फीयर्स, आप दोनों के बाहर हो। और जब आप दोनों के बाहर रहोगे, तो जहां तक फील्ड की बात है बच्चों, तो फील्ड क्या होगी, पहले वाले के कारण क्या होगी, ये, और दूसरे वाले के कारण ये। भाई पहले वाले के आउटसाइड और दूसरे वाले के आउटसाइड, पहले वाले के आउटसाइड और दूसरे वाले, दोनों के आउटसाइड हो। ये देखिए ये रहा पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये पहले वाले के भी बाहर है और दूसरे वाले के भी बाहर है, दोनों के कारण बाहर है, ये और ये। अब स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -G अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू M1 प्लस M2। सिंस दिस पॉइंट is outside the first spherical shell as well as second spherical shell, दोनों spherical shell के आउटसाइड है, इसलिए क्या होगा बच्चों। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होगा, पहले वाले के कारण आउटसाइड और दूसरे वाले के कारण भी क्या, आउटसाइड, भाई दोनों के कारण आउटसाइड है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट पहले वाले के भी आउटसाइड है, और जब आउटसाइड है तो स्मॉल आर वाला फार्मूला लगता है, तो पहले स्मॉल आर और दूसरे के कारण भी स्मॉल आर। तो यहां पर से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां पर से -G बाय स्मॉल आर कॉमन आ गया, तो बच्चों ये कितना बचेगा, M1 प्लस M2। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं किसी स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, तो फार्मूले लगते हैं स्मॉल आर, सरफेस के लिए कैपिटल आर, और सरफेस के इनसाइड जो है बच्चों वो फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल होता है कैपिटल आर। बस वो जस्ट फार्मूले को रिकॉल करना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर मैं आउटसाइड की किसी बात करता हूं, तो बच्चों आउटसाइड में क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों के लिए फार्मूले लगेंगे स्मॉल आर। सरफेस की बात करूंगा तो दोनों के लिए कैपिटल आर, और अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा तो अंदर फील्ड तो जीरो होगी और पोटेंशियल के लिए फार्मूला कैपिटल आर लगेगा। अब जैसे आपने पहला वाला केस लिया, तो पहले वाले केस में क्या, दोनों के इनसाइड थे इसलिए फील्ड जीरो होगी, और दोनों के इनसाइड हो इसलिए पोटेंशियल दोनों के लिए कैपिटल आर हो गया, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखूं तो स्मॉल आर की वैल्यू R1 के बराबर, तो आप पहले वाले की सरफेस पर हो इसलिए कैपिटल आर, लेकिन दूसरे के इनसाइड हो इसलिए जीरो, और पोटेंशियल में पहले वाले की सरफेस पर इसलिए कैपिटल आर और दूसरे वाले के इनसाइड हो इसलिए कैपिटल आर। तीसरे वाले केस में अगर आपने पॉइंट कहीं यहां लिया, पॉइंट अगर आपने यहां लिया, तो क्या होगा बच्चों, ये स्मॉल आर, चूंकि तीसरा जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये चूंकि पहले वाले के बाहर है, चूंकि वो पहले वाले के कारण बाहर है बच्चों इसलिए इतना, और दूसरे वाले के इनसाइड है इसलिए इतना। और चौथे वाले केस में, और पोटेंशियल में देखें बच्चों, तो पहले वाले के बाहर है इसलिए स्मॉल आर, और दूसरे के इनसाइड हो इसलिए कैपिटल आर। पहले वाले के आउटसाइड हो इसलिए स्मॉल आर, और दूसरे वाले के इनसाइड हो इसलिए कैपिटल आर। और चौथे वाले केस में स्मॉल आर की वैल्यू R2 के बराबर, मतलब ये आ गया बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू अगर R2 के बराबर आ गई,
तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर R2 के बराबर आ गई बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर आप दूसरे वाले मतलब दूसरे वाले की सरफेस पर हो। अब यहाँ पर निकालना है तो चूंकि पहले वाले के आउटसाइड हो इसलिए स्मॉल आर और दूसरे वाले के सरफेस पे इसलिए कैपिटल आर। लेकिन बाई चांस चूंकि यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर थी तो अगली आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर रोक सकते हैं, पर आप उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए, स्मॉल आर की वैल्यू R2 के बराबर है वो रखेंगे, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गई आपके पास में फील्ड। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के लिए बच्चों अगर आप देखें तो पहले वाले के चूंकि आउटसाइड हो इसलिए स्मॉल आर और दूसरे वाले की सरफेस पर इसलिए कैपिटल आर। पहले वाले के चूंकि तुम आउटसाइड हो इसलिए स्मॉल आर और दूसरे वाले के सरफेस पर हो इसलिए कैपिटल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू बाद में तुमने ये रख दी। पांचवें वाले केस में बच्चों आप स्मॉल आर की वैल्यू R2 से ज्यादा लेकर चल रहे हो तो आप दोनों के बाहर हो, और जब दोनों के बाहर हो गए बच्चों तो पहले के कारण इतना और दूसरे के कारण इतना, दोनों के लिए स्मॉल आर वाला फार्मूला, और बाद में डिनोमिनेटर सेम आ गया और पोटेंशियल में भी दोनों के कारण स्मॉल आर। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा बच्चों। तो ये एक सिंपल सी बात है बच्चों। मैं यहाँ एक और आपको काम की बात बताता हूँ, देखिए आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने ये वाला जो केस लिया था तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर R1 के बराबर थी मतलब आप फर्स्ट स्फीयर के सरफेस पर थे। किसकी सरफेस पर थे बच्चों? आप जो पहला वाला जो इनसाइड स्फीयर था आप उसकी सरफेस पर थे। और जब आपने ये वाला केस लिया पांचवा, कौन सा, ये सॉरी ये वाला, जब स्मॉल आर की वैल्यू R2 के बराबर है मतलब आप किसकी सरफेस पर हो? आप दूसरे वाले की सरफेस पर हो। यहाँ मैं एक कंक्लूडिंग बात आपको बताने जा रहा हूं भाई, आप इसमें क्या थे, स्मॉल आर की वैल्यू R1 के बराबर मतलब आप पहले वाले की सरफेस पर हो, और स्मॉल आर की वैल्यू R2 के बराबर आप मतलब दूसरे वाले की स्फीयर के सरफेस पर हो। तो अब ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, मैं देखूं अगर तो पहले वाले की सरफेस पर जो पोटेंशियल है, पहले वाले की सरफेस पर जो पोटेंशियल है और जो दूसरे वाले स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल है, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं। मैं पहले वाले की सरफेस पर पोटेंशियल और दूसरे वाले स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं। तो दूसरे वाले की सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? दूसरे वाले की सरफेस पर पोटेंशियल है बच्चों -G/R2 M1 -G/R2 into M2। दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेकेंड। ये सेकेंड वाले की सरफेस पर पोटेंशियल आया है, ये सेकंड वाले की सरफेस पर पोटेंशियल आया भैया, ये था ना, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सेकंड। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट? फर्स्ट की सरफेस पर पोटेंशियल निकालें तो वो कितना बच्चों? फर्स्ट की सरफेस पर पोटेंशियल है -G/R1 इंटू M1 -G/M2/R2। मैंने क्या करा बच्चों, आई एम डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल at the surface of second minus difference of potential at the surface of first। सेकंड वाले की सरफेस के पोटेंशियल और पहले वाले की सरफेस के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो सेकंड वाले पे इतना था और फर्स्ट वाले पे इतना था। अब यदि बच्चों मैं इसको और सॉल्व करूं तो देखिए ये V2 माइनस V1 बराबर क्या होगा, -G/M1/R2 और -G/M2/R2, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस G/M1/R1, और ये माइनस माइनस भी प्लस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? G/M2/R2। क्या करा हमने बच्चों? ये तो मैंने एज इट इज लिखा, ये मैंने एज इट इज लिखा, ये भी मैंने एज इट इज लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बखूबी हो रहा है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों बच्चों कैंसिल होगा। और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा? जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उस केस में आपके पास में क्या आएगा बच्चों? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से -G/M1 कॉमन आ गया, -G/M1 कॉमन आ गया बच्चों, बचेगा कितना? इन दोनों में से माइनस ये कॉमन जाने से 1/R2 -1/R1 ये आ गया बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, These two have cancelled each other। तो ये आपके पास में आ गया V2 माइनस V1, यानी कि दोनों की सरफेसेस के पोटेंशियल का डिफरेंस। भाई पहले वाले की सरफेस का पोटेंशियल V1 था जिसकी वैल्यू ये रही, दूसरे वाले की सरफेस का पोटेंशियल ये था जिसकी वैल्यू V2 मैंने मान ली, दोनों का डिफरेंस निकाला वो ये आ गया। अब ये जो डिफरेंस आया मेरे पास में बच्चों, मुझे इस डिफरेंस में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर आपने फिर करवाया काहे को, अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो। मैंने किस लिए करवाया बच्चों, मैं आपको वो बताता हूं। आप देखिए, आपने इन दोनों की सरफेस के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला, आपने इन दोनों के सरफेस के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला, तो यहां पर देखिए जो M2 वाला मास था वो कैंसिल हो गया है। M2 वाला जो मास है बच्चों वो कैंसिल हो चुका है। M2 मतलब बाहर वाले का मास, चूंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन था बच्चों ये कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये किस पर आ रहा है?
केवल और केवल M1 यहाँ पर आ रहा है, M2 यहाँ पर नहीं आ रहा। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक आपके पास में स्फेरिकल शेल्स हैं, यू रिमेंबर, आपके पास में अगर कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं बच्चों, तो उनकी सरफेस के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, उनकी सरफेस के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ भी है जैसा कि, तो वो आप देखेंगे बच्चों, दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द आउटर स्फेयर। वो आउटर स्फेयर के मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। बाहर में जाए आउटर स्फेयर पे मास कितना है, इररिलेवेंट मेरे लिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि आउटर स्फेयर में मास कितना है। आउटर स्फेयर का मास कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, जो मर्जी हो, क्योंकि आउटर स्फेयर का जो मास था बच्चों, जो M2 जिसे सपोज किया गया था, वो M2 तो कैंसल हो चुका है। वो M2 बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बाजू कैंसिल हो चुका है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑन द आउटर स्फेयर। तो ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि दो कोई भी आपने अगर स्फेरिकल शेल लिए, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स लिए, ये बोलना जरूरी होगा, तो कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो आउटर स्फेरिकल शेल के मास पर डिपेंड नहीं करता। आउटर स्फेरिकल शेल के वो मास पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर वो कैंसिल हो चुका। सिर्फ और सिर्फ अगर वो डिपेंड करता बच्चों तो अंदर वाले पे ही करता है। जैसे क्वेश्चन बताता हूँ आपको बच्चों, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए हमारे पास में ये कोई स्फेरिकल शेल है जिसका मास है M, सपोज कर लीजिए मास M है, और इस वाले स्फेरिकल शेल का मास है M1। इस वाले स्फेरिकल शेल का मास कितना बच्चों, M1, कुछ ऐसा है। और सपोज कीजिए कि आपको दे रखा है कि इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस है V। इन दोनों के स्फेरिकल, दोनों जो स्फेरिकल शेल्स हैं, इन दोनों के सरफेसेस के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बच्चों, V। अब मैं काम करता हूं, ये स्फेरिकल शेल मैंने ऐसा का ऐसे ही रखा, और दूसरे स्फेरिकल शेल को बच्चों मैंने किसी M2 मास से रिप्लेस कर दिया। पहले वाले स्फेरिकल शेल का मास M1 था, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर स्फेरिकल शेल ऑफ मास M2। तो अब इन दोनों की सरफेस के बीच में नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताइए। इन दोनों की सरफेस के बीच में नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वो कितना होगा बच्चों, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन V। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर आपने पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले मास पर डिपेंड करता है, और अंदर वाला मास पहले भी जितना था उतना अभी भी है। बाहर वाला मास आपने चेंज कर दिया, पर पहले बाहर वाला मास M1 था, अभी M2 हो गया, तो आउटर मास हैज बीन चेंज, बट इंटरनल मास जो बच्चों वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। और इसी कारण से बच्चों जो पोटेंशियल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जितना पोटेंशियल का डिफरेंस पहले था उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस बच्चों बाद में भी रहेगा। ये बहुत काम की बात है बच्चों। जितने डिफरेंस इन दोनों का इस समय था उतना ही डिफरेंस अभी भी रहेगा। इस डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस बच्चों केवल और केवल इनसाइड वाले मास पर डिपेंड करता है, आउटसाइड वाले मास पर डिपेंड नहीं करता। ये बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इसी पर बेस्ड और दे रहा हूं बच्चों। सपोज कीजिए कि हमें ये दे रखा है बच्चों कि हमने क्या करा, यहां पर एक मास है बच्चों M1, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक मास है M1 और एक मास है M2। ये लीजिए, एक मास M1 है और एक मास M2 है, और अंदर वाले की रेडियस बच्चों आपको दे रखी A, बाहर वाले की रेडियस आपको दे रखी B। अंदर वाले की रेडियस कितनी है A और बाहर वाले की रेडियस कितनी B। और एक पार्टिकल आपको दे रखा है बच्चों, एक ऐसा पार्टिकल हमें दे रखा है जो कि जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों कितनी, A + B/2। हमें बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। एक पार्टिकल ऐसा बच्चों जिसका मास कितना है, स्मॉल m, विच इज केप्ट एट डिस्टेंस A + B/2 फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर से कहां पर रखा बच्चों, इतने डिस्टेंस पर रखा है। दोनों स्फेरिकल शेल कॉन्सेंट्रिक है। तो आपको पूछा है बच्चों उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, उस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया बच्चों। एक बार करके बता दो, फटाफट करके बता दो। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करो। अब आप मुझे बता तो नहीं पाओगे, लेकिन आप अगर सही कर रहे हो तो मुझे लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो भैया, और आप गलत कर रहे हो तो भी मुझे लग जाएगा। तो ईमानदारी का परिचय दीजिए फटाफट। हो सकता है इतनी देर में कर भी लिया हो कि क्या सर बकबक कर रहे हो, हमने खत्म कर दिया, लो आगे बढ़ो। तो भैया क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एक आपके पास में स्फेरिकल शेल है जिसका मास M1 था, दूसरे का मास M2 था, दोनों कॉन्सेंट्रिक थे। अंदर वाले की रेडियस A थी, बाहर वाले की रेडियस B थी। पॉइंट, एक पार्टिकल है जिसका मास M है, जो इतनी डिस्टेंस पर रखा है। अब ये डिस्टेंस कहाँ पर आएगी, A + B/2, मतलब निश्चित बात है ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो A और B दोनों के बीच में आएगी। ये दोनों का एवरेज है, दोनों का मीन है। मतलब वो जो डिस्टेंस आ रही होगी बच्चों वो सर्टेनिटी के साथ में वो कहां से कहां तक आ रही होगी, वो कहीं यहां आ रही होगी भाई। A + B/2 मतलब दोनों के कहीं बीच में, यहां पर
इट विल लाई समवेयर हेयर, यहीं पर आएगी बच्चों, क्योंकि ए और बी का एवरेज क्या होगा, ए से ज्यादा और बी से कम, ए से ज्यादा और बी से कम मतलब दोनों के भीतर। तो आप बच्चों एक काम कीजिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भाई, पहले वाले के कारण होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई पहले वाले के कारण कितनी होगी, जी एम बाय आर स्क्वायर, यही होगी। और दूसरे वाले के कारण कितनी होगी बच्चों, 0, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने लिया बच्चों, ये जो पॉइंट आपने लिया है, इस पॉइंट पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये पहले वाले के आउटसाइड है इसलिए इतना, और दूसरे वाले के इनसाइड है इसलिए इतना। भाई पहले वाले के आउटसाइड और दूसरे वाले के इनसाइड, ये हो गया। तो ये तो बच्चों हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बाद अब फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए आप जानते हैं बच्चों रिलेशन क्या होता है, m इंटू ई। भाई अगर किसी भी पार्टिकल जिसका मास m है, अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड E में रख दिया जाए, अगर किसी पार्टिकल जिसका मास m है को एक्सटर्नल फील्ड E में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है बच्चों, m ई। तो यहाँ पर फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, m, और E की वैल्यू कितनी बच्चों, E की वैल्यू Gm1 बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों फोर्स, ये आ गया फोर्स, बड़ी सरलतापूर्वक। तो हम सिंपल सी बात है बच्चों, हमने क्या करा, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली, उस पॉइंट पर सिर्फ अंदर वाले के कारण होगी, बाहर वाले के कारण नहीं होगी। ये कुछ हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आसान सा। चलिए हम आसान ही कराता हूँ। देखो मैं डिफिकल्ट तो आपको बिगिनिंग में कभी कराता नहीं हूँ, हालांकि अब आप बोल सकते हो सर बिगिनिंग करे हुए बहुत देर हो गई है। तो अभी हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन बेस्ड जो फार्मूले वगैरह डिराइव करे वो किसी किसी के लिए आसान रहे होंगे, लेकिन किसी किसी के लिए डिफिकल्ट रहे होंगे। तो किसी किसी के लिए डिफिकल्ट लेवल पर तो आ चुके हैं, अभी सबके लिए डिफिकल्ट लेवल हो जाए ऐसा भी कुछ कर लेंगे हम लोग। एनीवेज हमें एक स्फेरिकल शेल दे रखा है बच्चों में, एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया। एक स्फेरिकल शेल है, ये लीजिए एक स्फेरिकल शेल है बच्चों, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसका मास है बच्चों 20 केजी। आपको एक स्फेरिकल शेल दे रखा है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जिसका मास है 20 केजी। आपको क्या करना है बच्चों, आपको डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पर, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पर और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पर, इन तीनों जगह पर आपको इन तीनों पोजीशंस पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों को एवोल्यूट करना है। इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, जस्ट फार्मूले याद हो जाए बच्चों, उसी लिहाजे से मैंने आपको दिए। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और करिए। तो बच्चों पहला केस क्या देखेंगे आप, अभी पहला केस यदि आप देखते हैं इसमें सबसे पहला केस कौन सा है, स्मॉल आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो आप एक काम कीजिए, इसके रिलेवेंट आप डायग्राम बना लीजिए। अब इसके रिलेवेंट अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये रहा वो पॉइंट, ये रहा पॉइंट। भाई 5 सेंटीमीटर ये रहा और 10 सेंटीमीटर ये रहा। नेचुरल सी बात है बच्चों 5 जो होगा वो 10 से कम होगा, 5 जो होगा वो 10 से कम होगा, मतलब आप पहले वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड हो। और जब आप पहले वाले स्फेरिकल शेल के इनसाइड हो तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी। चूंकि आप पहले वाले के इनसाइड हो इसलिए 0 आ गई। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल इनसाइड वही होता है बच्चों जो सरफेस पर होता है, पोटेंशियल इनसाइड वही होता है जो सरफेस पर होता है। तो -Gm/r ये आ जाएगा। अब उस आधार पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और g की वैल्यू कितनी, g की वैल्यू बच्चों 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और कैपिटल M इज द मास ऑफ बॉडी। कैपिटल M कितना दे रखा है बच्चों, बॉडी का मास 20 kg। कैपिटल M इज द मास ऑफ बॉडी विच इज 20 kg। और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैपिटल G की वैल्यू इतनी है, कैपिटल M की वैल्यू इतनी है और कैपिटल R की वैल्यू इतनी है। अब आप इसको निकाल लीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। और पोटेंशियल की यूनिट बच्चों जूल पर केजी होती है, आप भूल नहीं जाओ इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया बच्चों। तो ये आपके पास में सबसे पहला केस हो गया 5 सेंटीमीटर वाला। अब हम दूसरा केस करते हैं। हम दूसरा केस कौन सा करें भैया, ये लीजिए, हम ले लेते हैं बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब आप कहाँ हैं बच्चों, इस बार आप स्फेरिकल शेल की सरफेस पर ही हो। भाई उसकी स्मॉल आर कितनी दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और बाई चांस इसकी रेडियस भी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। दोनों ही 10 सेंटीमीटर हैं, दोनों ही 10 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस भी 10 और ये डिस्टेंस भी 10, दोनों 10। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं फील्ड निकालूं तो फील्ड क्या होगी, फील्ड इस केस में होती है बच्चों कितनी, स्फेरिकल शेल की सरफेस पर होती है Gm/r स्क्वायर।
भाई आप अगर इसके सरफेस पर निकालेंगे तो वो कितना आएगा gm/r², ये होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए और क्या, बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपली वैल्यूज रखनी है भैया 6.67 इंटू 10⁻11 और मास कितना है इसका, मास है इसका 20 kg और कैपिटल आर बच्चों 10 सेंटीमीटर और उस रेडियस को इसमें चेंज कर लेंगे तो ये आपके पास में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ गई। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, और r² भी है। और रही बात पोटेंशियल की, तो स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल होता है बच्चों -gm/r। स्फीयर की सरफेस पर कितना होता है, -gm/r। तो -gm/r अगर मैं करता हूं तो बच्चों ये लीजिए माइनस g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और कैपिटल एम कितना बच्चों 20 kg और कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आपके पास में पोटेंशियल आ जाएगा। अभी इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो आप जानते हो न्यूटन पर केजी होती है और इसकी यूनिट बच्चों जूल पर केजी होती है। तो ये आ गया हमारे पास। और तीसरा केस बच्चों, तीसरा केस है जिसमें हमें बोला है क्या, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बच्चों 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा बच्चों, ये स्फेरिकल शेल, आप 20 सेंटीमीटर मतलब कहीं यहाँ आएगा और स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है बच्चों वो ये है, मतलब इस केस में ये जो पॉइंट होगा वो स्फेरिकल शेल के आउटसाइड होगा, वो स्फेरिकल शेल के आउटसाइड होगा बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों gm/r²। भाई आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो gm/r² होती है। तो भैया ये जो आएगा ये कितना आएगा, E की वैल्यू कितनी 6.67 इंटू 10⁻11, कैपिटल एम कितना बच्चों 20 kg और स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी बच्चों 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ये, और इसकी यूनिट बच्चों न्यूटन पर केजी, ये आपके पास आ गया। और रही बात बच्चों पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल जो होगा वो होगा -gm/r। पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो -gm/r होगा और ये लीजिए माइनस, और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी बच्चों, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 और मास कितना बच्चों 20 kg और जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दिस वुड बी जूल पर केजी। तो ये बच्चों आपके पास में आ गया क्या, ये आपके पास में आ गया बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चों। अब एक काम करते हैं, अभी मैंने स्फेरिकल शेल आपको दे रखा था, अब मैं यही क्वेश्चन देता हूं, मैं जस्ट फार्मूलों को रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में आ जाए अच्छे तरह से। अब मुझे अगर वो ना देते हो बच्चों, अगर मुझे सपोज कीजिए एक सॉलिड स्फेयर दे रखा हो, एक गोलाकार कोश नहीं दे रखा, अब मुझे ठोस गोला दे रखा और मुझे इन्हीं पोजीशंस पर बच्चों, यही जो पोजीशंस है इन्हीं पोजीशंस पर मुझे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल बताना, और ना केवल इन पोजीशंस पर बच्चों, इसके अलावा मुझे सेंटर पर भी बताना है, जीरो पर भी, ऊपर उसके सेंटर पर भी बताना। तो मेरी तो हिदायत ये रहेगी बच्चों कि आप एक काम करें, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, बेहतर होगा। देखिए अब इसमें पहला वाला केस जो आएगा बच्चों, यदि हम देखें तो पहले वाले केस में स्मॉल आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर है। स्मॉल आर की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है मतलब आप कहाँ रहेंगे, पहले वाले के इनसाइड, मतलब पहला बोल रहा हूँ सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है भैया। ये 5, ये कितना है, ये आपके पास में दे रखा आपको कितना 5 और ये कितना दे रखा बच्चों आपको 10। अब आप चूंकि इसके इनसाइड है, इसके इनसाइड है बच्चों, इसलिए ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू होगी बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्या जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर। जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर, यही कुछ आएगी। भाई आपने इनसाइड सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ये देखी थी, तो अब क्या होगा, बस केवल वैल्यूज रखनी और कुछ नहीं। 6.67 इंटू 10⁻11 मास 20 kg और स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी बच्चों वो आपको दे रखी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, उसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ गया।
तो ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ गई। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों आएगी कितनी, माइनस जी एम बाय कितना, अच्छा एक सेकेंड, माइनस जी एम 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r³। थोड़ा सा बड़ा सा फार्मूला है। अगर एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, उसके इनसाइड किसी पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो वो ये मिल जाएगी, वो ये मिल जाएगी। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पर उसे अगर देखूं बच्चों कितना, तो ये लीजिए साहब, इसमें वैल्यूज रखना पड़ेंगे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जरूर है, और मैं कैलकुलेशन तो वैसे भी नहीं कर रहा हूँ भैया, वो मेरे लिए थोड़ा सा उबाऊ किस्म का वर्क है, वो आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ बच्चों कैप जी की, तो जी की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल एम मास ऑफ बॉडी, वो कितना बच्चों, बॉडी का मास है 20 kg। और रही बात बच्चों, ये है 3 कैपिटल आर स्क्वायर, तो 3 इंटू कैपिटल आर मतलब 10 और स्मॉल आर मतलब 5। भाई कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर तो होगा 10 और स्मॉल आर बच्चों 5 होगा। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि 10 है, और स्मॉल आर मतलब क्या बच्चों, जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो। और अच्छा एक और बात, ये दोनों सेंटीमीटर में, तो दोनों सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो 10⁻⁻² और उसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, और मैंने एज इट इज लिखा है, तो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, तो 10⁻² और उसका और बच्चों ये 2 कैपिटल r³ और r³ की वैल्यू कितनी होगी, r³ जो है बच्चों कैपिटल R वो है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से हमारा काम हो जाएगा। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू रखी, कैपिटल M की वैल्यू रखी। अभी ये कैपिटल आर रेडियस है उसकी, वो है 10 सेंटीमीटर, वो रख दिया। और उसके बाद में बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, तो ये आपके पास में आ गया। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अपॉन में 2 कैपिटल R³। अच्छा दोनों सेंटीमीटर में था, तो दोनों के सेंटीमीटर को मैंने कॉमन निकाल दिया बच्चों, ये कर दिया, तो ये आ जाएगा। और यूनिट इनके बारे में पता बच्चों, जो हाथ तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात है तो वो न्यूटन पर केजी, और ये बच्चों जूल पर केजी, ये आ जाएगा। और रही बात बच्चों, यदि हम बात करते हैं किसकी, 10 सेंटीमीटर, अगला केस 10 सेंटीमीटर, तो सॉलिड स्फीयर की 10 सेंटीमीटर मतलब उसकी सरफेस, तो उसकी सरफेस पर तो बच्चों फार्मूला फील्ड का यही होता है, तो वो सारा कैलकुलेशन वैसा का वैसे ही आएगा। फील्ड का फार्मूला जैसा स्फेरिकल शेल में था वैसा ही सॉलिड स्फीयर में है। पोटेंशियल में भी जैसा फार्मूला शेल के लिए था वैसा ही यहाँ पर भी है। तो ये दोनों तो बच्चों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, वैसे के वैसे आ गए। और रही बात तीसरा केस 20 सेंटीमीटर वाला, तो 20 सेंटीमीटर में आप आउटसाइड हैं, तो फील्ड का फार्मूला यही रहेगा जैसा कि स्फेरिकल शेल में था, स्फेरिकल शेल में भी यही था, यहाँ पर भी वही है। और पोटेंशियल में जैसा फार्मूला वहाँ पर था वैसा यहाँ पर भी है। सो दैट इज इररिलेवेंट बच्चों, वो दोनों केस बच्चों मतलब वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, तो आपको वैसा का वैसे मिल जाएगा। हाँ, इसमें चौथा केस जो आपको मिलेगा बच्चों, तो चौथा केस जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, स्मॉल आर की वैल्यू 0 है मतलब आप उसके सेंटर पर हो। और अब अगर इसके सेंटर पे आप आ जाते हो तो आपको पता है बच्चों फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि जब इस फार्मूले में आप स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करते हो तो वो 0 हो जाती है। अगर आपने 0 पुट कर दिया तो वो 0 हो जाएगी। और रही बात बच्चों पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल का फार्मूला आपने लिखा है -3/2 इंटू GM अपॉन कैपिटल R। बस अब आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, वो आपसे हो जाएगा मेरे ख्याल से। या मैं रखूँ, चलिए रख देता हूँ भैया, आप बोलो नहीं कि सर को रखते नहीं आया। तो मैं काम करता हूँ, मेरे लिए वहाँ जगह कम पड़ेगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लिखने में भी लग रहा था कि अरे इतना नीचे लिखूंगा, ऊपर लिख देता हूँ। तो V बराबर कितना भैया, -3/2 इंटू G की वैल्यू कितनी, G की वैल्यू बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 कैपिटल M 20 kg और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज 10 सेंटीमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द मीटर। आई विल गेट अकॉर्डिंगली। सो ये कोई कठिन काम नहीं है बच्चों, तो इस तरह से हम बड़ी सरलता पूर्वक ये काम कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि कोई भी स्फेरिकल शेल हो उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर बच्चों जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। और ये जो मैंने आपको बताया बच्चों, जिसको मैंने गॉस लॉ कह के बताया आपको, एक्चुअली ये सब बच्चों आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़ा करते हैं। और अगर यही टॉपिक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेने के बाद अगर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि अभी किसी किसी के लेवल पर शायद ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन रहा हो। हालांकि इतना कठिन नहीं है, जितने मैंने सम्स करा दिए उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि फार्मूले आपको बिल्कुल चिपक जाना चाहिए दिमाग से, बिल्कुल गम लगाकर स्टिक हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमको कंठस्थ हो गए। मैंने ये करवाया इसीलिए आपको जस्ट बच्चों। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ आपसे तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि यहाँ जो कुछ आप लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा है ग्रेविटेशन में, ये सब कुछ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और ये कर लेने के बाद अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ करेंगे तो आपको वो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सरल लगेगा। और वो करने के बाद अगर आप ये करेंगे तो आपको ये बड़ा सरल लगेगा। दोनों बातें ना बच्चों बिल्कुल सेम है, बस केवल वहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ पर मास होता है, वहाँ पर कांस्टेंट कुछ और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आपको पता हो, और यहाँ पर कैपिटल जी होता है। बाकी सारी कहानियाँ कथाएँ जो है बच्चों वो डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। और एक और बात मैंने आपको जो बताया बच्चों कि किसी भी स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है बच्चों वो 0 होती है। इसी को आप कुछ कुछ बुक्स में एक और दूसरे नाम से पढ़ेंगे बच्चों, जिसे हम बोलेंगे शेल थ्योरम। शेल थ्योरम भी इसको कहा जाता है बच्चों। मैंने गॉस लॉ करके पढ़ाया आपको बुक्स में हो सकता है कि आपको मिल जाए शेल थ्योरम, तो लग सकता है आपको कि अरे यार सर ने शेल थ्योरम नहीं पढ़ाई है। शेल थ्योरम इन ग्रेविटेशन भी कुछ लोग इसको कहा करते हैं बच्चों। तो मैंने पढ़ाई है आपको, लेकिन मेरे कहने का करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज बात तो बच्चों वैसी की वैसी ही है। एक छोटा सा सम हम लोग और कर लेते हैं बच्चों इसके ऊपर। चलिए, हम लोगों को दे रखा है बच्चों दो स्फेरिकल शेल्स आपको दे रखे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, और एक की रेडियस है a अंदर वाले की और बाहर वाले की रेडियस है b। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, रेडाई आर a एंड b, जिनकी रेडाई क्या बच्चों a और b है। और कुछ इस तरह से दे रखे बच्चों दोनों स्फेरिकल शेल की दोनों की जो मास डेंसिटी है वो सेम है। दोनों की जो मास डेंसिटी बच्चों वो क्या है, बिल्कुल सेम है। सरफेस मास डेंसिटी दोनों की बिल्कुल सेम है। और उनका जो टोटल मास है वो कितना बच्चों, कैपिटल एम। उनका जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है। मैं एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इनर वाले की रेडियस ए है, बाहर वाले की रेडियस बी है, और उनकी जो टोटल मास है बच्चों वो कैपिटल एम है। और दोनों की जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सेम है। दोनों की सरफेस मास डेंसिटी बच्चों सेम है। आपको क्या करना है, आपको दोनों स्फेरिकल शेल की सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। दोनों स्फेरिकल शेल्स की सरफेसेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना बच्चों। तो क्या करेंगे आप खटाखट एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके करिए। देखिए, आपके पास में एक स्फेरिकल शेल ये और एक स्फेरिकल शेल ये। अंदर वाले की रेडियस a है, बाहर वाले की रेडियस b है। अंदर वाले की रेडियस a, बाहर वाले की रेडियस b, और क्या बोला बच्चों, दोनों का टोटल मास कैपिटल m है। टोटल मास, इंडिविजुअल मास मुझे नहीं पता, तो मैंने पहले वाले का मास m1 मान लिया, दूसरे वाले का मास m2 मान लिया। लेट मी सपोज कि भैया पहले वाले का मास m1 है, दूसरे वाले का मास m2 है, और ये गिवन है बच्चों कि इनका टोटल मास कैपिटल m है। मतलब पहले वाले का मास प्लस दूसरे वाले का मास बराबर कैपिटल एम। भाई पहले वाले का मास कैपिटल एम है, m1 है, दूसरे का m2 है, तो टोटल मास ये हो गया। और ये दे रखा बच्चों की इनकी सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन एरिया। मास डेंसिटी जो होती है बच्चों वो होती है मास अपॉन एरिया। सरफेस डेंसिटी बोल रहे ना, एसएस तो क्या होता है, डेंसिटी से यूजुअली हमारा मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी हमने बोला मतलब खर्च से मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मैंने क्वेश्चन में रिपीट किया बार बार बच्चों कि सरफेस मास डेंसिटी, तो पहले वाले की सरफेस मास डेंसिटी ये और दूसरे वाले की सरफेस मास डेंसिटी ये। पहले वाले की ये, दूसरे वाले की ये। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 4 पाई क्या हो गया, कैंसल। m1/a² इज इक्वल टू m2/b², ये आ गया बच्चों। और इस बेसिस पर क्या होगा, m1/m2 बराबर a² अपॉन b², ये आ गया बच्चों। m1/m2 बराबर क्या आ गया, a² अपॉन b², ये आ गया। अब आप एक काम कीजिए, यहां पर लगाइए बच्चों कंपोनेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो, जिसे हिंदी में बच्चों जो है क्या बोलते हैं इसको, हम बात कर रहे हैं बेसिकली भी कंपोनेंडो की। कंपोनेंडो को हिंदी में कहा जाता है बच्चों योगानुपात। और कैसे लगता है, अगर जिनको नहीं पता हो बताऊं भैया मैं कैसे लगेगा। देखिए ये m1 और अपॉन में क्या बच्चों, m1 प्लस m2, अपॉन में m1 प्लस m2। भाई पहले वाले का मास कितना, m1, और आपने कंपोनेंडो लगाया तो डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 हो गया।
भाई देखिए पहले वाले का मास m1 था लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या बच्चों m2 था, उसे m1 प्लस m2 लिख दिया, m1 प्लस m2 लिख दिया। और जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करा वैसा ही आप राइट हैंड साइड पे कीजिए। व्हाट यू हैव डन ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव टू डू ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। भाई देखिए ये m1 और अपॉन में कितना आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर को ले जाकर जोड़ा है, वही काम आपने राइट हैंड साइड पर भी किया। आपने क्या करा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर को ले जाकर जोड़ा, सॉरी आपने न्यूमरेटर तो m1 था वैसा का वैसे ही लिखा, जैसा था वैसा का वैसा लिखा। अब जैसा आपने इधर किया वैसा का वैसा इधर किया, तो वही का वही काम आपने यहाँ पर भी किया, इधर ए स्क्वायर था तो इधर भी ए स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ क्या करा आपने, m2 था तो m2 में आपने ऊपर वाले को ले जाके जोड़ दिया, तो वैसे यहाँ पर बी स्क्वायर था उसमें भी ऊपर वाले ले जाके जोड़ देंगे। इसे बोला करते हैं बच्चों हम कंपोनेंटो, और कंपोनेंटो ले लेने से क्या होगा, ये m1 अपॉन, अब m1 प्लस m2 कितना है, दैट यू सी m है। भाई दोनों का टोटल मास कैपिटल M है, दोनों का टोटल मास कैपिटल M है, तो m1 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई ये m1 अपॉन m इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू बच्चों a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस बेसिस पर आपके पास में जो m1 आएगा, m1 की वैल्यू क्या आएगी, m1 की वैल्यू आएगी बच्चों a स्क्वायर m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास में m1 आ गया, ये पहले वाले का मास आ गया बच्चों। पहले वाले का मास कितना आ गया, a स्क्वायर m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा आपने पहले वाले का मास निकाल दिया बच्चों, अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले का मास भी निकाल सकते हो। दूसरे वाले का मास निकालना कोई बड़ा काम आपके लिए नहीं है। भाई आपके पास में जो m1 आया ना, ये इसी तरीके से आप एक काम कीजिए, यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए। जब आप इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, चलिए हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो था बच्चों m1 अपॉन m2, ये क्या m1 अपॉन, या फिर चलिए m1 अपॉन ए स्क्वायर, m1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 अपॉन बी स्क्वायर। होप बात खोपड़ी में आई है। भाई हमने क्या करा, हम दोनों के इंडिविजुअल मास निकाल रहे हैं, तो टोटल मास जो है बच्चों इनके सिस्टम का वो है m, और सरफेस मास डेंसिटी दोनों की सेम दे रखी थी, मतलब सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेरिकल शेल है तो मास केवल सरफेस पे, मास अंदर नहीं है। अगर अंदर होता तो फिर मैं मास डेंसिटी लेता वॉल्यूम वाली लेता मैं। तो भैया ये हमारे पास में आया, उससे हमने कंपोनेंट लगाया, पहले वाले का मास आ गया। अब ये m1 की वैल्यू को मैं यहाँ फीड कर दूंगा बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। इस बेसिस पर आपके पास में जो m2 आएगा, m2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो आएगी बी स्क्वायर m अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई हमने क्या करा, हमने लिखा ये m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों आपके पास में m2 आ जाएगा। सो दिस वाज m1, ये m1 आया है, और ये बच्चों आपके पास में m2 आया है। तो आपके पास में दोनों मासेस आ गए, एक मास आ गया m1 और दूसरा मास आ गया m2। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों की सरफेस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। तो दोनों की सरफेस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा बच्चों, अगर मैं पहले वाले की सरफेस पर निकालूं तो पहले वाले की सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, माइनस gm1 अपॉन स्मॉल ए। भाई आप चूंकि पहले वाले की सरफेस पर हो इसलिए कैपिटल आर, और दूसरे वाले के इनसाइड हो इसलिए उसमें भी कैपिटल आर। भाई पहले वाले के चूंकि आप सरफेस पर हो इसलिए कैपिटल आर, और दूसरे वाले के इनसाइड हो इसलिए भी कैपिटल आर। अब पहले वाले का कैपिटल आर ए है, दूसरे वाले का कैपिटल आर बी है, इसलिए आपने ये कर दिया। अब तो फार्मूला लगाना आ गए होंगे। और ऐसे दूसरे वाले के लिए देखें बच्चों, तो दूसरे वाले के लिए क्या, दूसरे वाले के चूंकि आप आउटसाइड हो इसलिए स्मॉल आर, दूसरे वाले के चूंकि आप आउटसाइड हो इसलिए स्मॉल आर। और दूसरे वाले के केस में क्या हो रहा है, सॉरी दूसरे वाले की जब सरफेस पर पहुंचे तो पहले वाले के चूंकि आउटसाइड थे इसलिए ये, और दूसरे वाले के सरफेस पर थे इसलिए ये। होप खोपड़ी में आ गई ये बात बच्चों। मैंने जब पहले वाले की सरफेस पर निकाला तो मैं पहले वाले की सरफेस पर ही हूं इसलिए कैपिटल आर, और दूसरे वाले के इनसाइड हूं इसलिए कैपिटल आर, ये हो गया। अब जब दूसरे वाले की सरफेस पर निकालने गया तो क्या, पहले वाले के आउटसाइड था इसलिए स्मॉल आर, और दूसरे वाले की सरफेस पर था इसलिए बी, ये हो जाएगा। अभी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे v2 माइनस वी1, तो v2 माइनस वी1 निकालेंगे बच्चों, तो फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बच्चों तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा gm बाय ए
और माइनस GM1 बाय स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है? बी के बराबर है ना भाई। आपने ये जो पोटेंशियल निकाला ये दूसरे वाले की सरफेस पर निकाला, तो चूंकि पहले वाले के बाहर थे इसलिए स्मॉल आर लिखा, और स्मॉल आर की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर है? स्मॉल आर की वैल्यू फिर वही बात होगी कि अगली स्टेप में आप उसको कर दो या इसी स्टेप में कर दो, तो ये आ गया भाई। आप जब इसके सरफेस पर हो तो इसके आउटसाइड हो, इसलिए स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू बी के बराबर है, तो ये आ गया। और वैसे भी हम लोग जानते हैं बच्चों कि दोनों सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो सिर्फ अंदर वाले के मास पर डिपेंड करता है, बाहर वाले के मास पर नहीं, और जो कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो चुकी है। अब ये GM1 इसमें से कॉमन आ गया बच्चों, GM1 कॉमन आ गया तो 1/a माइनस 1/b। और जहां तक M1 का सवाल है बच्चों, तो M1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो कितनी आ गई? वो आ गई GM1 कितना बच्चों? a स्क्वायर m अपॉन कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होगा बच्चों b माइनस a अपॉन ए बी, कुछ ऐसा। क्या होगा बच्चों? ये हम देखें तो M1 की वैल्यू क्या आई थी? M1 की वैल्यू जो आई थी बच्चों वो आपके पास में कितनी आ गई थी? M1 की वैल्यू आ गई थी a स्क्वायर m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो रख दिया आपने। और ये, और चाहो तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ पर a से a कैंसिल कर दो, और नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। अगर a से a कैंसिल कर देता हूँ तो क्या आएगा? ये आएगा बच्चों कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल a b माइनस a अपॉन क्या बच्चों? b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज गिविंग यू डिफरेंस ऑफ देयर पोटेंशियल्स। ये आपके पास में बच्चों इन दोनों की सरफेसेस के पोटेंशियल्स का डिफरेंस आया है, जो कि आउटर वाले मास पर डिपेंड नहीं करता। हमने आउटर वाला मास निकाला तो सही, लेकिन वो हमारे टाइम की वेस्टिंग थी। जस्ट निकालेंगे कैसे वो बताने के लिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज ये तो हमको पहले से मालूम था बच्चों कि दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स के बीच की जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो आउटर वाले स्फेयर के मास पर डिपेंड नहीं करता।